हेलो एवरीवन। तो गाइस, आज मैं जिस मिनी चाइनीज़ ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें लड़के को पता चलता है कि इसके बचपन का प्यार जिसे वो इतने सालों से ढूंढ रहा था वो कोई और नहीं बल्कि इसकी अपनी ही स्टेप मॉम है। तो फिर चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की शुरुआत होती है और हम अपने मेन लीड फूयान को देखते हैं, जो कि एक माफिया गैंग है। उसके बॉडीगार्ड्स में से एक आदमी उसकी जान लेने की कोशिश करता है मगर नाकाम हो जाता है। फूयान उस बॉडीगार्ड की शर्ट को देखता है तो उससे पता चलता है कि वो तो असल में एक लड़की है। फूयान स्माइल करते हुए से बोलता है, ओ तुम तो एक लड़की हो। तो बाई बोलती है कि अगर तुम्हें मुझे मारना है तो फिर मार डालो, ऐसे बकवास क्यों कर रहे हो। और यही लड़की इस ड्रामा की फीमेल लीड बाई है। फूयान अपने हाथों को एक रुमाल से साफ करता है और बोलता है कि तुम तो मेरे लिए सिर्फ एक चीटी हो, मुझे तुम्हें मारने का कोई शौक नहीं है। वैसे भी अगर मैं तुम्हें 10 साल भी दे दूं तो भी तुम मेरी जान नहीं ले पाओगी। और वो रुमाल को वहीं पर फेंक कर चला जाता है। फूयान किंग ग्रुप का माफिया बॉस है जिसे मारने के लिए बाई को भेजा गया था। और फिर 3 साल बाद बाई का बॉस कहता है कि फूयान को मारने के बदले में हमें पूरे 1 बिलियन युआन मिलने वाले हैं। ये रहा किंग फूयान के पास जाने का रास्ता। अगर तुमने फूयान की जान ले ली तो फिर हम तुम्हें हमेशा के लिए आज़ाद कर देंगे। बाई कहती है कि 3 साल पहले मैं हार गई थी मगर इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा और मैं फूयान को मारकर ही दम लूंगी। फूयान के पास इस दुनिया की सबसे टॉप सिक्योरिटी है, इसी वजह से मैं इसके पास इन 3 सालों में नहीं जा पाई, तो फिर इस बार कैसे जाऊंगी। बॉस स्माइल करते हुए कहता है कि ये तो बहुत सिंपल है, इस बार तुम फूयान के पास उसकी वाइफ बन के जाओगी। 3 दिन में मिस्टर फूयान चाइना वापस आने वाले हैं और तुम्हें अपना काम खत्म करना होगा। बाई कहती है कि मुझे आपकी सारी बातें मंजूर हैं पर अपना प्रॉमिस याद रखना होगा। काम खत्म होने के बाद आप मुझे आज़ाद कर देंगे। और हमें पता चलता है कि बाई एक इलीगल एजेंसी की एजेंट है जो कि इस इलीगल टीम से आज़ाद होना चाहती है। नेक्स्ट डे वो फूयान से मिलने पहुंच जाती है और उसे 3 साल पहले की बातें याद आने लगती हैं कि कैसे फूयान उसके हाथों से बच गया था। फिर फूयान आ जाता है और उसके गाड़ी से निकलते ही बाई इसकी जान ले लेती है, लेकिन अपने सपने में। वो यही सोच रही होती है कि वहाँ पर सच में एक कार आकर रुकती है जिसमें से अंकल ली बाहर आते हैं। वो कहती है कि फूयान इतनी जल्दी बूढ़ा कैसे हो गया और इसके पास जाती है और कहती है कि हेलो, मैं बाई हूँ। अंकल ली इसे बताते हैं कि वो फू फैमिली का हाउस कीपर है और तुम मुझे अंकल ली कह सकती हो। बाई कहती है कि फूयान कहाँ पे है। अंकल ली उसे बताते हैं कि बॉस बिजनेस के सिलसिले में अब्रॉड गए हुए हैं। अंकल ली बाई के हाथों में शादी का सर्टिफिकेट देते हैं और कहते हैं कि आपकी और मिस्टर किंग की शादी हो चुकी है। और फिर वो इसे अपने साथ फू फैमिली ले आते हैं। रात को सोने के लिए वो बेड पर जाती है तो उसे किसी के आने की आवाज़ आती है और वो जल्दी पर बेड पर लेट जाती है और कहती है, हनी तुम आ गए। और तभी अंकल ली आ जाते हैं। इन्हें देखकर बाई और अंकल ली दोनों एक साथ चिल्लाते हैं। बाई कहती है कि अंकल आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अंकल ली उसे बताते हैं कि बॉस ने कहा था कि मैं आपको बता दूँ कि वो अब भी काम में बिजी हैं और वो घर बाद में आएंगे, तब तक आपको घर पर अपनी वाइफ और मॉम की ड्यूटीज़ को पूरा करना होगा। ये सुनते ही बाई शॉक हो जाती है और पूछती है कि मिस्टर फू कब तक आएंगे। अंकल ली कहते हैं कि हमें ये सारी बातें नहीं पता होती और हम पूछ भी नहीं सकते, लेकिन हाँ, दोनों यंग मास्टर और यंग लेडी आज घर पर आने वाले हैं और अगर इन सब ने आपको अपनी मॉम नहीं माना तो फिर आपका और मिस्टर फू का डिवोर्स हो जाएगा। बाई हैरान होकर कहती है, डिवोर्स? और मिस्टर फू मुझे इतनी सी बात पर डिवोर्स क्यों देंगे। जिस पर अंकल ली इसे कहते हैं कि मिस्टर फूयान के तीनों बच्चों ने बहुत ही यंग एज में अपनी माँ को खो दिया था और वो बस अपने बच्चों के लिए एक माँ ढूंढना चाहते हैं ताकि इनके बच्चों को माँ का प्यार मिल सके। ये सुनते ही बाई को लगता है कि उसका प्लान तो फ्लॉप हो चुका है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग बाई के ऊपर जूली पानी फेंक देती है और यहाँ बाई अपने सामने लिन टियांग और जूली को देखती है और चिल्लाती है कि तुम दोनों कौन हो। जूली इसे कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और इसे चिढ़ाकर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इनके पीछे बाई भागती है तो इसके ऊपर आटा गिर जाता है और दोनों काफी हंसते हैं। बाई के पैर पर गम लग जाती है और वो कहती है कि तुम हमारी मॉम कभी भी नहीं हो सकती और फिर से वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। तभी बाई अपने बॉस को कॉल करती है और कहती है कि मुझे मिस्टर फू के तीनों बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। और बाई को पता चलता है कि फूयान के 2 बेटे और 1 बेटी हैं। इसका 20 साल का बेटा लू जो कि बिजनेस में बहुत जीनियस है, वो इतना जीनियस है कि इतनी यंग एज में भी बिजनेस को संभाल रहा होता है, लेकिन इसे लड़कियों से एलर्जी है। और दूसरा बेटा 18 साल का है जिसका नाम चियांग है। ये भी पढ़ाई में टॉपर है, लेकिन इसका पढ़ाई करने का दिल ही नहीं करता क्योंकि इसे तो एक पॉप स्टार बनना है। टियांग यहाँ पर गाना गा रहा होता है। तभी लू कहता है कि गाना गाना बंद करो वरना तुम मेरे कान के पर्दे फाड़ दोगे। फिर हम जूली को देखते हैं। जूली भी 18 साल की है और टियांग की ट्विन है। जूली एक नॉटी लड़की है जिसे सिर्फ दूसरों को टीज करना आता है
और वो यहाँ पर बाई पे शॉट लगाने की कोशिश करती है, मगर बाई इसे रोक लेती है और इसे जूली की तरफ फेंकती है और जूली तो ये देखकर हैरान रह जाती है, तो वो डर जाती है और बाई कहती है कि मैं आज से तुम सबकी स्टेप मॉम हूँ। टियांग और जूली कहते हैं कि तुमने हमारे पापा से शादी तो कर ली, मगर तुम कभी भी हमारी मॉम की जगह नहीं ले सकती। जूली कहती है कि तुम तो 20th वुमन हो जो कि मेरे पापा की वाइफ बनना चाहती है, लेकिन हम तुम्हें भी यहाँ से बाहर निकाल देंगे। तभी अंकल ली आते हैं और बाई को बताते हैं कि आपसे पहले भी यहाँ पर 19 वुमन आ चुकी हैं और वो सब 1 महीने से ज्यादा इस घर में नहीं टिक पाई। बाई सोचती है कि कमाल है, मिस्टर फू ने 19 बार शादी की और 19 बार डिवोर्स भी दिया। फू को भी अपनी स्टेप मॉम कुछ खास पसंद नहीं आई थी, इसीलिए वो बोलता है कि बताओ तुम यहाँ से खुद चाहोगी कि हम तुम्हें यहाँ से बाहर करें। बाई कहती है कि मैं तुम्हारी पापा की लीगल वाइफ हूँ और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। लू बाई के सामान को बाहर फेंकने की बातें करता है, तभी बाई कहती है कि मैं तुमसे 1 हफ्ते का टाइम मांगती हूँ, अगर मैं परेशान हो गई तो मैं खुद ही इस घर से चली जाऊंगी। जूली कहती है कि 1 हफ्ता क्या, मैं तो तुम्हें 3 दिन के अंदर ही इस घर से भगा दूंगी। इसीलिए बाई शर्त लगाती है कि 3 दिन में अगर तुमने मुझे इस घर से भगा दिया तो मैं खुद फूयान को कॉल करके डिवोर्स दे दूंगी। और वो सब बाई से डील कर लेते हैं। फर्स्ट डे वो सभी बाई को गुड मॉर्निंग कहते हैं और बाई जैसे ही बैठने आती है तो वो चेयर को खींच लेते हैं, मगर बाई गिरती नहीं है और वो बिना चेयर के ही खाना खा लेती है और सब इसे देखकर शॉक हो जाते हैं। फिर दूसरे दिन वो लोग बाई के रूम के बाहर कांटे बिछा देते हैं, मगर बाई इन कांटों से भी बच जाती है और दोनों ट्विंस फिर से शॉक हो जाते हैं। और फिर तीसरे दिन वो लोग इसे एक सांप से डराने की कोशिश करते हैं, मगर बाई उनकी चाल को उन्हीं पर उल्टा कर देती है और इन सब के बाद वो कहते हैं कि ये लड़की तो हमारे बस से बाहर है। इन सब पर जूली को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि वो इस औरत को नहीं छोड़ने वाली। और यहाँ पर अंकल ली फूयान को कॉल करते हैं और कहता है मिस्टर किंग, मुझे लगता है कि हमें मिस बाई के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो गलत थी। वो तो बहुत ही अलग टाइप की वुमन है और यहाँ किंग के हाथों में बाई का बायोडाटा होता है। अंकल ली कहते हैं कि हमें पता चला था कि मिस बाई कंट्री साइड में पली बड़ी है, इसके पास इतनी पावर्स और एबिलिटीज कहाँ से आ गई, क्योंकि तीनों भाई बहनों में से कोई भी मिस बाई को यहाँ से डराकर नहीं भगा पाया। जिस पर फूयान कहता है कि बाई पर नजर रखो और अगर तुम्हें इसके बिहेवियर में थोड़ी भी गड़बड़ दिखाई दी तो इसे इस दुनिया से गायब कर देना। और वो बाई की फोटो को देखते ही पहचान लेता है और अपने असिस्टेंट से बोलता है कि पता करवाओ कि 3 साल पहले जिस कंट्री में मुझ पर हमला हुआ था क्या वहाँ पर बाई भी गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर ली भागते हुए बाई के रूम में आते हैं और इसे कहते हैं कि मिस बाई जल्दी उठिए, यंग मास्टर और यंग लेडी की किडनैपिंग हो चुकी है, मुझे इनकी फोटो मिली है, मैं अभी बॉस किंग को कॉल करके इसके बारे में इन्फॉर्म करता हूँ। तो बाई कहती है कि नहीं, उनको डिस्टर्ब मत करो। और वो सोचती है कि चाहे उन लोगों की किडनैपिंग सच हो या फिर झूठ, मगर उसने फूयान के बच्चों की जिम्मेदारी उठाई है और मुझे उन दोनों को वापस लाना होगा, वरना फूयान मुझे घर से बाहर निकाल देगा और अगर उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया तो फिर मेरा प्लान फेल हो जाएगा। इसलिए वो खुद ही इनको बचाने निकल पड़ती है। जब बाई किडनैपिंग वाली जगह पहुंचती है तो टियांग और जूली कहते हैं कि आंटी बाई प्लीज हमें बचा लें, वरना ये बॉम्ब हमारी जान ले लेगा। जिस पर बाई कहती है कि एक्टिंग बंद करो, मैं जानती हूँ कि ये बॉम्ब नकली है, ये किडनैपिंग तो सिर्फ एक बहाना थी, असल में तो वो बाई को डराना चाहते थे और इसे सबक सिखाना चाहते थे। मगर बाई इनको देखकर बिल्कुल भी पैनिक नहीं होती, क्योंकि उसे यकीन था कि ये लोग सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं। तो वो कहती है कि एक्टिंग करना बंद कर दो, मगर तभी उसे बॉम्ब की आवाज़ सुनाई देती है और वो समझ आती है कि ये बॉम्ब तो असली है और वो काफ़ी डर जाती है और बोलती है कि रस्सी को जल्दी से खोलो। चियांग कहता है तुम्हें डर क्यों लग रहा है, तुम डर गई हो ना। बाई कहती है कि बकवास बंद करो। तो जूली कहती है कि ये बॉम्ब फेक है और हमने तुम्हें सिर्फ डराने के लिए ये एक्टिंग की थी और वो दोनों बाई की इस कंडीशन को देखकर हंसने लग जाते हैं। मगर बाई इन लोगों से बोलती है कि अपनी बकवास बंद करो। वो अंकल ली और ट्विंस को कहती है कि वहाँ से जल्दी भागो, वरना ये बॉम्ब किसी भी टाइम फट सकता है। जूली कहती है कि मुझे पता था कि इस बार तो तुम जरूर पैनिक हो जाओगी और डर जाओगी, देखो हम दोनों ने तुम्हें सच में डरा दिया और मैंने तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं और हम दोनों ये बैठ जीत चुके हैं, मैंने तुम्हारी सारी रिकॉर्डिंग कर ली है और अब तुम्हें हमारे घर से जाना होगा। बाई इसके हाथ से बॉम्ब को लेकर दूर फेंक देती है, कहती है कि जल्दी करो और भागो यहाँ से। वो सब लोग बाहर जाते हैं। बाहर निकल जाने के बाद बाई कहती है कि चुप जाओ, ये बॉम्ब किसी भी टाइम फट सकता है और फिर वो बॉम्ब सच में ब्लास्ट हो जाता है। टियांग और जूली डर जाते हैं और सोचते हैं कि इसका मतलब वो बॉम्ब असली था, लेकिन हम लोगों ने तो सिर्फ उसे एक टॉय समझकर बाई किया था। टियांग सोचता है कि अगर आंटी बाई हमें यहाँ पर बचाने नहीं आती तो फिर हमारा क्या होता। बाई टियांग को देखती है जो कि बहुत डर चुका था। वो अंकल ली से कहती है कि इसे घर ले चलो। वो अपने एक कोलीग को कॉल करती है और कहती है कि पता करवाओ कि इस टॉय बॉम्ब को असली बॉम्ब में किसने चेंज किया था। कोलीग कहता है तुम्हें काम मिला था ना फूयान को मारने का, तो तुमने अपना काम किया या फिर नहीं। तो बाई कहती है कि मिस्टर फूयान अभी भी सिटी से बाहर हैं, पहले मुझे इन बच्चों का ख्याल रखना होगा ताकि मैं घर में अपनी जगह बना पाऊँ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग बाई कहती है कि आज कोई भी तमाशा नहीं होना चाहिए और नाश्ता करने लग जाती है। जूली कहती है कि आंटी नंबर 20 आप ऐसे इजीली खाना कैसे खा सकती हैं, कल हम सब मरने वाले थे, क्या आपको कल वाली बात से डर नहीं लग रहा। तो बाई बोलती है कि इसमें डरने वाली कौन सी बात है, वैसे तुम लोग के पापा को फोन करके ये सारी बातें कौन बताएगा। अब टियांग और जूली काफी डर जाते हैं कि अगर उनके पापा को इस ड्रामे के बारे में पता चल गया तो वो तो इनको जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे।
वो यही बातें कर रहे होते हैं कि ऊपर से अंकल ली आ जाते हैं और कहते हैं कि बॉस किंग को ऑलरेडी सारी बातों का पता चल चुका है, इसीलिए वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे। तभी वहाँ पर मिस्टर फू यान का असिस्टेंट आ जाता है और कहता है कि मिस्टर फू की अर्जेंट मीटिंग आ गई है, इसीलिए वो नहीं आ सकते, इसीलिए वो वीडियो कॉल पर आप सबसे बात करना चाहते हैं। तभी वहाँ पर लू आता है। असिस्टेंट कहता है कि बॉस अपनी फैमिली से बात करना चाहते हैं, मगर लू गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मुझे पापा से कोई बात नहीं करनी। पापा की वीडियो कॉल का सुनते ही दोनों ट्विंस वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, मगर असिस्टेंट कहता है कि ये सारा कारनामा आप लोगों ने ही सरंजाम दिया है, इसलिए आपको तो बॉस से बात करनी ही पड़ेगी। और फिर वीडियो कॉल के शुरू होते ही ट्विंस के तमाशे भी शुरू हो जाते हैं और वो एक्टिंग करने लग जाते हैं कि पापा हमें बहुत चोट लगी है। फूयान उन दोनों को घुटनों पे बैठने का बोलता है और कहता है कि जूली तो मेरे लाड प्यार से कुछ ज़्यादा ही बिगड़ चुकी है। तो वो कहती है आई एम सॉरी पापा, आइंदा ऐसा नहीं होगा। तभी वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि एक काम करो, जूली के रूम के अंदर जाओ और वहाँ पर तुम्हें जितने भी कॉमिक्स, टॉयज, फेक नाइफ, गन और वेपन्स नजर आए उन सबको बाहर फेंक दो। जूली रोने लग जाती है और अपने पापा से माफ़ी मांगती है कि उसकी ये सारी चीज़ें बाहर ना फेंकी जाएं। टियांग भी अपने पापा को रोकने की कोशिश करता है और इनसे कहता है कि पापा आप इतने स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते, जिस पर फूयान कहता है तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम्हें अब अगले 6 मंथ तक कोई भी पॉकेट मनी नहीं मिलेगी। टियांग भी सिंगिंग कंपटीशन में जाने की बातें करता है, मगर फूयान इससे कहता है कि बस बहुत हो गई बहस, अब मजीद बहस नहीं होगी। मैंने एक टीचर को हायर कर दिया है और वो टीचर अब तुम दोनों को डिसिप्लिन और एटिकेट सिखाएगी। और बाई आगे आकर बोलती है कि मिस्टर फू आपसे मिलकर अच्छा लगा। फूयान कहता है कि मुझे भी आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन क्या आपको याद है कि हम 3 साल पहले भी मिल चुके हैं। ये सुनने के बाद बाई समझ जाती है कि फूयान उसे सच उगलवाना चाहता है, इसलिए वो चालाकी से बात को बदल देती है और कहती है कि मिस्टर फू आप घर कब वापस आएंगे, मुझे आपकी बहुत याद आती है। जिस पर फूयान कहता है कि तुम्हारी ड्यूटी सिर्फ ये है कि तुम मेरे घर पर मेरी वाइफ बनकर रहो, और फिर वो कॉल कर देता है। फूयान के इस रूड बिहेवियर पर बाई को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने रूम में जाकर बैठ जाती है और सोचती है कि इतनी अच्छी बॉडी और इतना प्रीटी फेस किस दिन काम आएगा। और ये सब देखने के बाद तो फूयान मेरे पास भागा चला आएगा और वो अपने रूम में बैठी ये हरकतें स्टार्ट कर देती है, क्योंकि इसे पता था कि उसके सामने एक कैमरा लगा हुआ था, और जानबूझकर ऊंची आवाज में बातें करने लग जाती है कि आखिर मिस्टर फू अपने घर वापस क्यों नहीं आना चाहते, इतनी प्रीटी वाइफ होने के बावजूद वो उससे दूर क्यों रहते हैं। मुझे तो लगता है कि मिस्टर फू अब नॉर्मल हैं। और दूसरी तरफ फूयान भी बैठा ये सब देख रहा होता है और उसे देखकर सोचता है क्या मैं अब नॉर्मल हूँ। नेक्स्ट डे घर पे एक एटिकेट टीचर आ जाती है जो कि काफ़ी स्ट्रिक्टली जूली को एटिकेट सिखा रही होती है। बाई के पूछने पर इसे बताया जाता है कि ये इस सिटी की सबसे फेमस एटिकेट टीचर है, और जब खाना खाने की बारी आती है तो तब भी वो इसे कम खाना खाने का बोलती है और बोलती है कि एलिगेंट लेडीज़ हमेशा कम ही खाती हैं। मगर बाई टीचर से बोलती है कि जूली अभी सिर्फ 18 साल की है, इसलिए इसकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। मगर टीचर तो उल्टा बाई से भी कम खाना खाने का बोलती है और इसके आगे से प्लेट उठा लेती है, जिस पर बाई को बहुत बुरा लगता है। फिर टीचर जूली से कहती है कि एलिगेंट लेडीज़ हमेशा काम रहती हैं, चाहे इसके हाथ पर गर्म चाय ही गिर जाए, मगर फिर भी इसे कप को जेंटली नीचे रखना होगा। ये बोलकर वो इसके सर के ऊपर एक बुक और दोनों हाथों में गर्म पानी के कप्स थमा देती है। लेकिन जब जूली वो कप्स नीचे गिराती है तो टीचर इसकी इंसल्ट करने लगती है और बोलती है कि तुम जैसी बेवकूफ़ लड़की मिस्टर फू की बेटी कैसे हो सकती है। तुम ना सिर्फ इस घर बल्कि मिस्टर फू की पूरी फैमिली के लिए एक धब्बा हो। और भी इसे बहुत बातें सुनाती है, लेकिन अब बाई के सब्र की इंतहा हो चुकी थी। वो उठकर टीचर के हाथ से स्टिक ले लेती है और बोलती है कि दफा हो जाओ यहाँ से, जूली को तुम जैसी टीचर की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर टीचर भी इसे आंखें दिखाती है, मगर बाई जैसे ही स्टिक को तोड़ती है तो टीचर बेचारी के होश उड़ जाते हैं। बाई इसे बोलती है कि मिस्टर फू की वाइफ होने के नाते मेरा ऑर्डर है कि मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त इस जॉब से फायर करती हूँ, चलो अब निकलो हमारे घर से। जिस पर टीचर भी मिस्टर फू को कॉल करके इस बारे में इन्हें शिकायत करती है और बोलती है कि मिस्टर फू आप मुझे बताएं कि ये औरत होती कौन है मुझे इस घर से बाहर निकालने वाली। जिस पर मिस्टर फू बोलता है कि वो इस घर की लेडी है और मेरी लीगल वाइफ है, इस घर में वही होगा जो कि उसका ऑर्डर होगा। इसकी ये बात सुनकर तो टीचर बेचारी हैरान रह जाती है। फूयान की ये बात सुनकर तो बाई भी हैरान हो जाती है और इस टीचर को घर से जाना ही पड़ता है। फूयान ये सब इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि वो जानता था कि एटिकेट टीचर सच में इसकी बेटी के साथ जानवरों वाला सलूक कर रही होती है। फिर जूली रात को बाई के पास आकर इसे ड्रिंक ऑफर करती है, मगर बाई इसे ड्रिंक लेकर इसे मिल्क देती है और बोलती है कि तुम ड्रिंक करने के लिए अब भी काफ़ी छोटी हो। फिर जूली बाई से बोलती है कि इसे कोई एलिगेंट यंग लेडी नहीं बनना है, बल्कि वो तो एक फाइटर बनना चाहती है, बिल्कुल जू यांग की तरह। ये नाम सुनते ही बाई को खांसी आ जाती है, क्योंकि बाई का असली नाम जू यांग ही था। जूली जू यांग की तारीफों के पुल बांधती है,
और इसे बताती है कि मैं भी एक फाइटर बनना चाहती हूँ। फिर बाई अपने मन में सोचती है कि फाइटर बनना इसका ड्रीम नहीं बल्कि इसकी मजबूरी थी, क्योंकि बचपन में बाई के फादर ने एक दूसरी औरत के लिए उसे और उसकी माँ को घर से बाहर निकाल दिया था। बाई की मॉम बहुत बीमार थी और एक दिन रोड पर ही उनकी डेथ हो जाती है। बाई रोते हुए अपनी मॉम को जगाने की कोशिश करती है। तभी एक अंकल छोटी बाई के पास आकर इसे बताते हैं कि तुम्हारी मॉम की डेथ हो चुकी है और अगर वो इसके साथ चलेगी तो वो लोग इसकी मॉम को बुरी करने में इसकी हेल्प करेंगे और इसे खाना भी देंगे। और तभी से बाई इन लोगों की गुलाम बन गई। नेक्स्ट डे बाई एक माँ की तरह जूली को रेडी करती है और इसे स्कूल भेज देती है और इसे अच्छे से बिहेव करने का बोलती है। 2 दिन तो ठीक से गुजर जाते हैं, मगर तीसरे ही दिन बाई को स्कूल से कॉल आ जाती है कि जूली ने कोई बहुत ही बुरी हरकत की है और इसे जल्दी से स्कूल आने का बोला जाता है। जब वो स्कूल जाती है तो स्कूल का प्रिंसिपल वहाँ पर खड़ा जूली को डांट रहा होता है और बाई को पता चलता है कि जूली ने एक लड़के की अच्छी तरह से फेंटी लगाई है, क्योंकि वो लड़का जूली और इसके डैड के बारे में बुरी बुरी बातें कर रहा होता है। उस लड़के का नाम जी है और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि इसका अपना कज़न ही होता है। बाई जूली से बोलती है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि तुम किसी से भी फाइट नहीं करोगी, तो फिर ये सब क्या है। मगर जूली तो इसे भी एटीट्यूड दिखाने लग जाती है। तभी वहाँ पर फूयान का छोटा भाई फूशन आ जाता है, जो कि इस लड़के जी का डैड है और जूली का अंकल। वो आते ही जूली से पूछता है कि क्या तुम ही ने मेरे बेटे को मारा है, तो जूली हाँ बोलती है और फूशन उसी टाइम उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ लगाता है और बोलता है कि मेरे भाई फूयान की एब्सेंस में ये मेरी ड्यूटी है कि मैं इसके बच्चों को तमीज़ सिखाऊं। फिर वो दोनों बाप बेटा जूली को नील डाउन होकर इनसे माफ़ी मांगने का बोलते हैं। तभी बाई बोलती है कि जूली आप लोगों से अपोलोजाइज कर लेगी, मगर नील डाउन होकर आप लोगों से माफ़ी मांगना कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। मगर फूशन और जी तो अपनी जिद पर अड़ जाते हैं। फूयान अपने भाई फूशन से ज़्यादा पावरफुल और रिच है, इसीलिए वो हमेशा से इससे जलता था और अब मौका मिलने पर वो इसकी वाइफ और इसकी डॉटर से बदला लेना चाहता था। बाई बोलती है कि ठीक है, जूली की तरफ से मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ और मैं आपके मेडिकल एक्सपेंसेस भी भरने के लिए तैयार हूँ। मगर फूशन कहता है कि मुझे तुम लोगों की हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं है। बाई कहती है तो फिर आप लोग क्या चाहते हैं, तो फूशन बोलता है कि तुम दोनों झुककर हमसे माफ़ी मांगोगी, तभी मैं इस बारे में कुछ सोचूंगा। मगर बाई तो बाई थी और इसे तो किसी के सामने झुकना आता ही नहीं था। फिर वो फूशन के पास आती है और इसे टेबल के ऊपर पटक देती है। फूशन इसे भीख मांगता है कि मुझे छोड़ दो। बाई जी से बोलती है कि अभी जूली से माफ़ी मांगो। जी डरते हुए जल्दी से जूली से माफ़ी मांगता है। प्रिंसिपल इन दोनों की कंडीशन को देखते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर बाई इस पर निशाना लगाती है और इसे ऐसा लगता है कि जैसे इसने अभी अभी मौत के फरिश्ते को देखा हो। फिर बाई जूली को लेकर घर आ जाती है और वो दोनों सोच रही होती हैं कि अगर फूयान को इस सारे तमाशे के बारे में पता चला तो वो इन दोनों का क्या हाल करेगा। जूली कहती है कि आंटी नंबर 20, क्यों ना हम घर से ही भाग चलें, ऐसे कम से कम हम लोगों की जान तो बच जाएगी ना। तभी वहाँ पर अंकल ली आते हैं और बाई को बताते हैं कि चियांग घर से भाग चुका है। बाई आई तो थी यहाँ पर फूयान को मारकर अपनी आज़ादी लेने, मगर वो बेचारी तो यहाँ पर आकर सिर्फ फूयान के बच्चों की माँ बनकर रह गई थी। इसे डर था कि अगर फूयान को चियांग के घर से भाग जाने वाली बात पता चल गई तो वो इसे घर से बाहर निकाल देगा और अगर ऐसा हुआ तो इसका प्लान फेल हो जाएगा। जूली इसे बताती है कि चियांग को एक रैकेट कंपनी ने साइन करने का ऑफर दिया था और आज उसी का ऑडिशन था। मुझे लगता है कि चियांग वहीं पर क्या होगा। तो बाई बोलती है कि वो लोग जरूर पहरे होंगे जिन्होंने टियांग को साइन करने का ऑफर दिया है। दूसरी तरफ टियांग एक क्लब में होता है जहाँ पर वो कुछ लोगों को अपने ठुमकों और कव्वे जैसी आवाज़ से इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। वो बोलता है कि मैंने एक डेमो सॉन्ग भी रिकॉर्ड किया है, मैं वो सॉन्ग आप लोगों को अब भी सुनाता हूँ। मगर वो लोग इसे पहले ड्रिंक करने का बोलते हैं तो टियांग भी मान जाता है। ड्रिंक पीते ही टियांग का सर चकरा जाता है और वो गुंडे इसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि तुम्हारी आवाज़ से हमारे कानों में दर्द होने लगा है। टियांग ने एक इंटरनेशनल स्कूल का यूनिफॉर्म पहन रखा था जिससे इन लोगों को पता चलता है कि टियांग जरूर कोई रिच किड होगा। वो लोग टियांग की फैमिली को ब्लैकमेल करके इनसे पैसे निकलवाने का प्लान बनाते हैं। टियांग इनकी चालाकी को समझकर वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर वो लोग इसे पकड़ लेते हैं और इसे टॉर्चर करने लगते हैं कि तभी वहां पर बाई एंट्री मारती है और आकर इन सबकी धुलाई कर देती है। फिर वो टियांग के पास आती है। टियांग बोलता है आंटी नंबर 20, तो तुम मुझे बचाने आ गई। बाई टियांग को अपने साथ घर चलने का बोलती है, मगर टियांग से तो उठा भी नहीं जा रहा था, जिसके बाद वो इसे गोद में उठाकर वहां से घर ले आती है। इन सब के बाद तो टियांग बेचारे का हार्ट ब्रेक हो जाता है। वो बाई से बोलता है आंटी नंबर 20, क्या मेरी सिंगिंग स्किल्स इतनी बुरी हैं? तो जूली बोलती है कि हाँ, तुम्हारी सिंगिंग स्किल्स तो इतनी अच्छी हैं कि ये मुर्दे को भी जगा दे।
नेक्स्ट मॉर्निंग जूली और टियांग दोनों बाई के लिए ब्रेकफास्ट बनवाते हैं और इसे काफी स्वीटली बात करते हैं, क्योंकि बाई ने एक बार नहीं बल्कि कई बार इन दोनों की जान बचाई थी। वो लोग बाई की तारीफों के पुल बांध रहे होते हैं कि तभी लू अपनी गर्लफ्रेंड यान यान के साथ वहाँ आ जाता है। वहाँ पर आते ही युआन घर को देखते हुए सोचती है मानना पड़ेगा कि फूयान इस सिटी का सबसे अमीर आदमी है, और लू तो शादी के बाद युआन के साथ इसी घर में रहने की बात करता है। और युआन की माँ कहती है कि मैं कहाँ पर रहूंगी। तो लू कहता है कि आंटी अगर आप चाहें तो आप भी हमारे साथ यहाँ पर रह सकती हैं। आंटी बोलती है लेकिन मेरी बेटी तुम्हारे छोटे बहन भाइयों के साथ एडजस्ट कैसे करेगी। तो लू कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अपने छोटे बहन और भाई को यहाँ से कहीं बाहर भेज दूंगा। ये सब सुनकर युआन क्यूट बनने की एक्टिंग करती है और बोलती है कि लू तुम मुझसे कितना प्यार करते हो ना। ये सब सुनने के बाद जूली बोलती है लू क्या तुम पागल हो, तुम फिर से इस लड़की को घर ले आए। तो युआन इससे भी फ्रैंक होने की कोशिश करती है, मगर जूली तो इसे मुंह ही नहीं लगाती और इसे बोलती है कि अच्छे होने की एक्टिंग बंद कर दो। ये सुनकर लू भी जूली को डांटने लगता है, जिस पर बाई भी गुस्से में लू को बोलती है कि तुम अपनी छोटी बहन से ऐसे बात कैसे कर सकते हो। जब युआन की मॉम बाई को गौर से देखती है तो पहचान लेती है कि ये तो बाई है, मिस्टर मू की पहली बेटी। और बाई कहती है कि तुम दोनों माँ बेटी यहाँ पर क्या कर रहे हो। जूली कहती है क्या आप लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो बाई कहती है ऑफ कोर्स, ये औरत मेरे एक्स पापा की इलीगल वाइफ है और ये उनकी इलीगल बेटी। बाई बोलती है कि तुम माँ बेटी फू हाउस में क्या कर रहे हो। कहती हैं मैं जानती हूँ कि तुम लू की वाइफ बन के इस फैमिली की बहू बनना चाहती हो, मगर तुम्हारा सपना टूटने वाला है। तभी युआन बोलती है ऑफ कोर्स, क्योंकि लू की होने वाली वाइफ तो मैं हूँ। बाई कहती है क्या लू तुम इस बाहर वाली की बेटी से शादी करोगे, तुम्हारे बाप को सारी बातें पता है ना। जिस पर लू बोलता है कि मैं अपने फैसले खुद कर सकता हूँ। तो बाई गुस्से से बोलती है ठीक है जूली, जल्दी से अपने डैड को कॉल करो। मगर युआन तो बहुत चालाक थी, इसलिए वो बहुत ही चालाकी से भागते हुए बाई के पास जाती है और इसे कहती है बड़ी बहन मुझे पता है कि बचपन से ही तुम मुझे हेट करती हो, मगर लू मेरा ट्रू लव है, प्लीज हमारे प्यार के बीच में मत आओ। और फिर वो गिरने की एक्टिंग करती है। तो लू कहता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। और लू तो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर युआन को कुछ भी हुआ तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। बाई कहती है कि तुम्हें तो लड़कियों से एलर्जी थी ना, तो फिर अब क्या हुआ। जिस पर लू बोलता है कि ये कोई आम औरत नहीं बल्कि मेरी युआन है। तो बाई कहती है कि कमाल है, तुम जैसे बुद्धू को फूयान अपना बिजनेस संभालने के लिए कैसे दे सकता है। युआन पाँव में दर्द होने की एक्टिंग करती है। तो लू इसे कहता है कि चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। उन दोनों के चले जाने के बाद जूली और टियांग कहते हैं कि अगर लू ने सच में युआन से एंगेजमेंट कर ली तो फिर क्या होगा। युआन तो एक बहुत ही चालाक लड़की है और अगर इस बारे में पापा को पता चल गया तो वो युआन और लू दोनों को ही नहीं छोड़ेंगे। तो बाई कहती है डोंट वरी, मैं तो ये एंगेजमेंट कभी भी नहीं होने दूंगी। और दिल में सोचती है मू फैमिली से तो अभी मेरा पुराना हिसाब बाकी है। और तभी बाई को उसके बॉस की कॉल आती है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन देता हूँ, अगर तुमने अपना काम इन 3 दिनों में कंप्लीट ना किया तो तुम्हारे साथ क्या होगा तुम खुद ही जानती हो। बाई को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो सोचती है कि फूयान तुम कब घर वापस आओगे। फिर वो गुस्से में अपने रूम में आ जाती है और बोलती है फूयान तुम्हें बहुत शौक है ना मुझे देखने का। और फिर वो अपना कोट उतारकर कैमरा के ऊपर फेंक देती है। फूयान जो कि कैमरा से बाई को देख रहा होता है ये देखकर काफी हंसता है और तभी वहाँ पर इसका असिस्टेंट आता है और बोलता है कि बॉस हमने आपकी वाइफ मिस बाई के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली है। फिर वो बाई की पुरानी फोटोज को दिखाता है और कहता है कि 3 साल पहले यही आपको मारना चाहती थी। फूयान को तो ऑलरेडी उस पर शक होता है और वो कहता है इसका मतलब है कि 3 साल पहले वो बाई ही थी जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी। जिसके बाद वो अपने असिस्टेंट से बोलता है कि चाइना वापस जाने की तैयारी करो। फिर हम युआन और लू की एंगेजमेंट का सीन देखते हैं। लू माइक पर अपनी गर्लफ्रेंड युआन की तारीफें कर रहा होता है और फिर सबको अपने ससुर यानी कि मिस्टर मू से इंट्रोड्यूस करवाता है और उन सबको बताता है कि मिस्टर मू आज से उसके बिजनेस पार्टनर हैं। मिस्टर मू भी माइक पकड़कर अपनी बेटी की तारीफों में लग जाते हैं कि तभी वहाँ पर बाई एंट्री मारती है। बाई को देखते ही मिस्टर मू हैरान हो जाते हैं और कहते हैं बाई क्या तुम अभी जिंदा हो। मिसेस मू जानती थी कि बाई इस एंगेजमेंट को स्पॉइल करने वाली है, इसीलिए वो इसकी इंसल्ट में लग जाती हैं। मगर बाई अपने बारे में एक भी लफ्ज़ नहीं सुनती और उसको तो नीचे गिरा देती है। और तभी सभी लोग पूछते हैं कि आखिर ये औरत है कौन। तो मिसेस मू कहती है कि ये एक बुरी औरत है जो कि मेरे होने वाले दामाद लू पर डोरे डालती है और उसे शादी करके फू फैमिली की बहू बनना चाहती है। ये सब सुनने के बाद वहाँ पर मौजूद सभी लोग बाई के बारे में बुरा भला कहने लग जाते हैं और कहते हैं कि बाई कितनी बुरी औरत है। इन सभी लोगों का तमाशा देखते हुए बाई लू के पास जाती है और कहती है लू चलो सबको बताओ कि तुम्हारा और मेरा क्या रिश्ता है। तो लू कहता है कि क्या तुम पागल हो। तो बाई गुस्से में कहती है कि किसी का बाप में मुझे इस पार्टी में आने से नहीं रोक सकता और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे यहाँ से बाहर निकाल सके। और तुम सब कान खोल कर सुन लो कि मैं बाई हूँ और मैं फूयान की लीगल वाइफ हूँ और ये सभी लोग एक नंबर के फ्रॉड हैं।
और इस शादी के लिए मैं कभी भी हाँ नहीं करूँगी। वो सभी लोग बाई की इंसल्ट कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर हमारे हीरो की एंट्री होती है, जो कि पीछे से आकर बाई को पकड़ लेता है और सभी लोग फूयान को वहाँ पर देखकर हैरान हो जाते हैं। लू बोलता है, पापा आप यहाँ पर कैसे आए? तो फूयान बोलता है कि तुम्हारी इंगेजमेंट थी और मैं तुम्हारा डैड हूँ, तो फिर मुझे तो आना ही था। और तुमने सुन लिया ना कि तुम्हारी मॉम इस एंगेजमेंट के लिए राजी नहीं है। यान समझ आती है कि इसकी एंगेजमेंट और शादी खतरे में है और आगे आकर फूयान को बोलती है, हेलो पापा, कैसे हैं आप? जिस पर फूयान कहता है कि तुम्हारा और लू का कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर भला मैं तुम्हारा पापा कैसे हो गया? फिर युआन आगे बढ़कर बोलती है, बाई आंटी, मैं लू से बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज इस एंगेजमेंट के लिए मान जाएं। जिस पर बाई बोलती है, आंटी होगी तुम्हारी माँ। जिस पर फूयान की तो हंसी निकल जाती है। फिर फूयान अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है कि लू को यहाँ से ले जाकर रूम में लॉक कर दिया जाए। एंगेजमेंट वाला ड्रामा खत्म हो जाने के बाद वो सब लोग घर आ जाते हैं। घर आने के बाद फूयान जियांग और जूली की क्लास लेता है, तो जूली बोलती है कि पापा प्लीज मुझे माफ कर दें, मुझे अब से कोई फाइटर नहीं बनना और अब से मैं दिल लगाकर पढ़ाई करूंगी। जियांग भी आगे आकर बोलता है कि इसने भी अपने पॉप स्टार वाली ड्रीम को गिव अप कर दिया है। जिसके बाद फूयान सोचता है कि भाई तो सच में काफी केपेबल पर्सन है कि जिसने कुछ ही दिनों में मेरे बिगड़े हुए शहजादों को सुधार दिया। रात को बाई अपने बेड पर होती है और सोच रही होती है कि फूयान वापस आ चुका है, इसलिए फाइनली अब वो अपना मिशन कंप्लीट कर पाएगी। जब फूयान रूम में आता है तो इसे पूछता है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? तो बाई बोलती है कि मैं आपकी वाइफ हूँ और ये रूम मेरा भी है। फूयान को तो बाई के इरादे पहले से ही मालूम थे, इसलिए वो अपने असिस्टेंट को सारे रूम की तलाशी लेने का बोलता है, मगर असिस्टेंट को तो रूम से कुछ भी नहीं मिलता। फिर वो बाई का पिलो उठाता है तो इसे वहाँ पर एक चाकू मिलता है, जिसे देखकर बाई बहाने बनाने लगती है कि इसने तो ये सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए रखा था। फूयान बोलता है कि मैं कभी भी किसी के साथ अपना रूम शेयर नहीं करता, चलो निकलो यहाँ से। और फिर वो रूम से जाते हुए सोचती है, फूयान अब जबकि तुम घर वापस आ चुके हो, मेरे पास बहुत से चांसेस होंगे तुम्हें मारने के, आज नहीं तो कल मैं तुम्हें मार ही डालूंगी। नेक्स्ट डे फूयान कहीं जा रहा होता है कि तभी बाई छुपकर इस पर चाकू से वार करती है। फूयान इसे देखकर भी इग्नोर करने की एक्टिंग करता है और चाकू अपनी तरफ आता देखकर साइड पर हो जाता है और फिर स्माइल करता है जैसे इसे इसमें काफी मजा आ रहा हो। नेक्स्ट डे बाई कॉफी में जहर मिला देती है, मगर फूयान अंकल ली से बोलकर कॉफी की जगह मिल्क लाने का बोलता है। और फिर बाई एक बिल्डिंग के ऊपर जाकर फूयान को शूट करने का प्लान बनाती है, मगर फूयान इसे वहाँ पर भी देख लेता है और गोली से बच जाता है। और बाई सोचती है कि फूयान तो मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक है, मगर मुझे लगता है कि मुझे कोई और तरीका सोचना होगा। फूयान शावर ले रहा होता है कि वहाँ पर बाई आ जाती है। फूयान कहता है, मगर तुम्हें अंदर आने किसने दिया? तो बाई बोलती है कि मैं आपकी वाइफ हूँ और फिर भला मुझे कौन रोकेगा? और इसके पास बैठकर इसे बहलाने लगती है और फिर बहुत ही चालाकी के साथ इसे एक इंजेक्शन देती है। इंजेक्शन लगते ही फूयान बेहोश हो जाता है। बाई सोचती है तो क्या ये सच में मर गया? वो फूयान को चेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, तो फूयान अपनी आंखें खोलकर इसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि सलाइन सोल्यूशन से कोई नहीं मरता। तो बाई बोलती है कि तुमने ये इंजेक्शन चेंज कब किया? फूयान बाई से बोलता है कि बताओ तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? बाई से कहती है, ऑफ कोर्स पैसों के लिए, मेरा बॉस तुम्हें मारने के लिए मुझे 1 मिलियन युआन देने वाला है और इतने पैसों के लिए तो मैं किसी को भी मार सकती हूँ। इस पर फूयान इसके बालों को छूते हुए कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें इस बार डबल अमाउंट दूंगा और अपनी प्रॉपर्टी में से आधा शेयर भी दूंगा, तुम बस मेरे पास ही रहो। तो बाई बोलती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ और मेरे भी कुछ रूल्स हैं। फूयान बोलता है, और अगर मुझे मारने के बाद भी तुम्हारे बॉस ने तुम्हें आज़ाद नहीं दिया तो फिर तुम क्या करोगी? जिस पर बाई हैरान हो जाती है और बोलती है कि तुम ये सब कैसे जानती हो? फूयान कहता है कि मेरे चाइना आने से पहले मुझे एक ईमेल रिसीव हुई थी, उसमें तुम्हारी एक पिक्चर और इन्फॉर्मेशन थी और इसी में तुम्हारे प्लान के बारे में भी सब कुछ लिखा हुआ था। तुम्हारा बॉस चाहता था कि तुम मुझे मार डालो और फिर मेरे आदमी तुम्हें मार डालें और ऐसे हम दोनों ही इसके रास्ते से हट जाएंगे। और ये सुनते ही बाई को तो अपने बॉस पर बहुत गुस्सा आता है। फूयान कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि तुम अपना पास भुला के बस मेरे साथ ही रह जाओ। फूयान दरअसल बाई की बोल्ड पर्सनैलिटी की वजह से इसे प्यार करने लगा था और इसलिए वो इसे अपने साथ रखना चाहता था। वो यही बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ पर अंकल ली आ जाते हैं और आगे बताते हैं कि मिस्टर लू घर से भाग चुके हैं। फिर हम लू को एक रोड पर देखते हैं जिसे कुछ गुंडे खेल कर इसे पैसों की डिमांड कर रहे होते हैं, मगर लू इनसे बोलता है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है। वो लोग इसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी बाई वहाँ पर आकर इन गुंडों से फाइट करके लू को बचा लेती है और इसे अपने साथ घर जाने का बोलती है, मगर लू बोलता है कि मेरा कोई घर नहीं है और मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाने वाला, मैं युआन के पास जा रहा हूँ क्योंकि वही मेरा सच्चा प्यार है। बाई बोलती है कि ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे सर से ये प्यार का भूत उतारना ही पड़ेगा और फिर वो इसे साथ फूशन के घर ले आती है और वहाँ पर हम देखते हैं कि युआन तो फूशन के साथ खड़ी होती है और हमें पता चलता है कि युआन असल में फूशन की लवर है और फूशन ने ही इसे लू के पीछे लगाया होता है ताकि वो लू से प्यार का ड्रामा करके फूयान की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा सके। फूशन और युआन आपस में बातें कर रहे होते हैं कि एक बार लू फूयान की सारी प्रॉपर्टी युआन के नाम कर दे तो उसके बाद वो फूयान और उसकी सारी फैमिली को खत्म कर देंगे। इनकी ये सारी बातें सुनकर लू बेचारा तो दुखी हो जाता है। युआन लू को देखकर काफ़ी डर जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए? बाई कहती है, ऑफ कोर्स इसे यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ। लू कहता है, युआन तुम मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती हो?
तुम पर मैंने कितना भरोसा किया था, ये कैंडी तुम्हें याद है ना, तुमने इसे मुझे दिया था। तब बाई कहती है कैसी बातें कर रहे हो तुम, तुम्हारी जुआन को तो मिल्क से एलर्जी है और भला वो मिल्क वाली कैंडी कैसे खा सकती है। जिससे लू को पता चल जाता है कि युआन ने तो इसकी जान नहीं बचाई थी, वो लड़की तो कोई और थी। फिर फूशन लू के पास आता है तो बाई कहती है मैंने कहा मेरे बेटे से दूर रहो, तो जो भी कहना है मुझसे कहो। फूशन ऑलरेडी बाई से मार खा चुका था, इसलिए वो बाई की ये बात सुनकर डर जाता है और फिर अपने बॉडी गार्ड्स को बाई को मारने के लिए भेजता है। और फिर बॉडी गार्ड्स तो बाई को घेर लेते हैं और फूशन लू को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। बाई उन सब गुंडों की अच्छे से फेंटी लगाती है और फिर फूयान को कॉल करके वहाँ पे बुला लेती है। लू फूशन के कब्जे में होता है और फिर वहाँ पर फूयान आ जाता है और कहता है कि बताओ क्या चाहते हो तुम। तो फूशन फूयान को फाइल्स घुमाकर बोलता है कि इन पर साइन कर दो। फूयान कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूं। तो फूशन इसे धमकी देता है कि अगर तुमने ऐसा ना किया तो फिर लू जिंदा नहीं बचेगा। फूयान कहता है कि अच्छा तुम्हें लगता है कि तुम्हारी धमकियों से मैं डर जाऊंगा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जिस पर लू बहुत ही दुख के साथ फूशन को बताता है कि उसे कुछ नहीं मिलने वाला। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं कि जब बचपन में कुछ लोगों ने लू को किडनैप कर लिया था और फूयान से पैसों की डिमांड की थी, मगर फूयान गुंडे से बोलता है कि उसे कुछ नहीं मिलने वाला, अगर वो चाहे तो लू को मार सकता है। गुंडा उसकी बात सुनकर हैरान रह जाता है और फिर फूयान साइड से हल्का सा लू पे वार करता है, जिससे गुंडा डर जाता है और फिर फूयान गुंडे को मार डालता है और लू फूयान को बहुत गुस्से से देखता है और तभी से उसे अपने डैड से नफरत हो जाती है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। फूशन कहता है क्या तुम्हें अपने बेटे की कोई परवाह नहीं है, जिस पर फूयान कहता है ऑफ कोर्स नहीं है और फिर वो डॉक्यूमेंट्स को वहीं पर फेंक देता है। फूयान का एक रूल था कि वो कभी भी अपनी कमजोरी के बारे में किसी को पता नहीं चलने देता था, इसीलिए वो अपने बच्चों से भी दूर रहता था ताकि इसके बच्चे सेफ रहें। फूशन को बहुत गुस्सा आता है और वो लू को मारने की बातें करने लग जाता है कि तभी वहाँ पर बाई हमला कर देती है और गुंडों को बेहोश कर देती है। फूशन कहता है कि तुम घर में आई कब, तो बाई कहती है खुद ही गैस कर लो ना। फूशन कहता है बड़े भाई प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मैं तो बस आपके साथ मजाक कर रहा था, प्लीज़ मुझे छोड़ दें, मैं आपके बारे में एक बहुत बड़ा राज जानता हूँ और वो ये है कि बाई आपको मारने के लिए आपके पास आई थी, अपने बॉस लू की एजेंट है। तो बाई कहती है हाँ, और तुम तो वो हो ना जिसने फूयान को मारने के बदले में 1 मिलियन युआन इनाम रखा था, तुम अपने इस प्लान के बारे में क्या कहना चाहोगे। तो फूशन कहता है कि मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगा, बस फूयान को खत्म कर दो। तो बाई कहती है बॉस किंग आपने सारी बातें सुनी ना। फूशन कहता है क्या बॉस, फूयान क्या तुम ये सारी बातें पहले से जानते हो। तो फूयान कहता है ऑफ कोर्स। फूशन कहता है कि तुम्हारा बॉस तुम्हें इस गद्दारी के लिए नहीं छोड़ेगा, मगर बाई कहती है कि उसके लिए फूयान है ना। फूशन फूयान से भीख मांगता है कि वो इसे छोड़ दे। फूयान कहता है कि तुमने मेरे बच्चों को खत्म करना चाहा, फिर किडनैपिंग भी करवाई और इन सब के बाद भला मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, मगर अब तुम्हें अपनी सारी ज़िंदगी जेल में रहना पड़ेगा। घर आने के बाद लू कहता है तो बताएं पापा कि अब मुझे कितने दिन की पनिशमेंट मिलेगी। जिस पर बाई कहती है क्या तुम पागल हो, तुम्हारे पापा शो ऑफ नहीं करवाते, वो जानबूझकर ऐसा शो ऑफ करवा रहे थे जैसे कि उन्हें तुम्हारी कोई परवाह ना हो, ताकि मैं फूशन के घर के अंदर आकर तुम दोनों की हेल्प कर सकूं। वो यही बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ पर जुआन आ जाती है और लू से अपने प्यार की भीख मांगती है, मगर लू उसकी एक नहीं सुनता और उसे अपने घर से बाहर निकाल देता है। और फिर बाई लू से कहती है कि बताओ तुम जुआन से कैसे मिले थे। तो लू बाई को बताता है कि जब मेरी किडनैपिंग पर डैड ने मुझे शूट किया था तो मैं डैड से गुस्सा होकर घर से भाग गया था। फिर मुझे रोड पर एक लड़की मिली थी जिसने मुझे खाने के लिए कैंडी भी दी थी। मैं बहुत छोटा था और अपने घर का रास्ता भूल गया था और मुझे मेरे घर भी छोड़ा था। जो सुनकर बाई बोलती है कि मुझे कुछ बातें याद आ रही हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम लिन जियांग पार्क में खोए थे और उस टाइम पर तुम्हारी फैमिली रिंगलू स्ट्रीट में रहा करते थे। ये सुनते ही लू खुश हो जाता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है तो तुम मुझे मिल गई, और उसके बाद वो उसे हक कर लेता है। ये सब देखते ही फूयान तो जेलस होने लग जाता है और लू से बोलता है कि ये तुम्हारी मॉम है। फिर फूयान बाई के साथ उसके बॉस के अड्डे पर जाता है और फूयान को बाई की साइड पर देखकर तो उसके होश उड़ जाते हैं। बॉस बाई और फूयान से माफ़ी मांगता है, मगर फूयान इसे अच्छी तरह से सबक सिखा के अरेस्ट करवा देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब फूयान की आंख खुलती है तो बाई जा चुकी थी। फूयान सोचता है कि बाई तो अपना काम पूरा होते ही मुझे च्युइंगम की तरह फेंक कर चली गई। बाई को देखते हैं जो कि अब आज़ाद हो चुकी थी और वो आम लोगों की तरह रोड पर घूम सकती थी और सारे काम कर सकती थी जो कि वो तब नहीं कर पाई जबकि वो अपने बॉस के कब्जे में थी। फूयान इसे देख रहा होता है तो जूली बोलती है कि पापा आखिर आप कब तक मोम को ऐसे ही छुपकर देखते रहोगे, आपको चलकर उनसे बात करनी चाहिए और इन्हें घर वापस ले आना चाहिए। मगर फूयान बोलता है कि बाई को अपनी लाइफ में ये फ्रीडम फर्स्ट टाइम मिला है और मैं ये उसे नहीं छीनना चाहता। फिर एक लड़का आकर बाई से फ्लर्ट करने लगता है और फूयान जेलसी का मारा वहाँ से चला जाता है। वही लड़का बाई को फिर से व्हील चेयर पर ऐड करने की रिक्वेस्ट करता है तो बाई इसका फ़ोन लेकर इसे ऐड करने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर फूयान आकर बाई पर हक जमाने लगता है। चलो अब बहुत हुआ, घर वापस चलो, बच्चे तुम्हें बहुत ही मिस करते हैं। जिस पर वो आदमी हैरानी से पूछता है क्या क्या आप मैरिड हैं और आपके बच्चे भी हैं। तो बाई इसे बोलती है कि ये मेरा हस्बैंड है और फिर फूयान बाई को लेकर वहाँ से घर आ जाता है। मॉर्निंग को बाई के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और वो सभी पहली बार एक फैमिली की तरह बैठकर नाश्ता करते हैं।
फिर बाई उठकर कहीं जाने लगती है तो जूली इसे पूछती है कि मम आप कहाँ पर जा रही हैं, जिस पर बाई उसे बताती है कि आज एक बहुत बड़ा फाइटिंग कंपटीशन है जिसमें प्राइस मनी 1 मिलियन युआन है और वो वहीं पर जा रही है। और फूयान भी इसे वहाँ जाने की परमिशन दे देता है क्योंकि वो इसे बाउंड नहीं करना चाहता था, मगर जाने से पहले वो बाई से खुद का ख्याल रखने का बोलता है, जिस पर बाई बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अपने प्रिटी फेस को कुछ नहीं होने दूंगी। नेक्स्ट डे वो सभी एक परफेक्ट फैमिली फोटोशूट करवाते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।